अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम आईक्यू एंड मैथ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पास्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे। शायद मैं हो सकता है जब मैं इसका चैनल का थंबनेल बनाऊँ तो उसमें मैं पास्ट पेपर भी लिख दूँ। तो पास्ट पेपर कौन चाहिए? गवर्नर सिंध के नहीं है, पहली दफ़ा ये टेस्ट हो रहा है, तो पास्ट पेपर हैं सैलानी के। तो एक दो पेपर हैं मेरे पास मैथ के ही हैं, उनको सॉल्व अभी कर रहे हैं, अभी मेरे पास अभी सॉल्व कर देंगे। और कुछ क्वेश्चन हैं जो कुछ स्टूडेंट ने किए हैं, कुछ तो नहीं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं। मैं उनको यहाँ कराने बैठ जाऊँ तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन रह जाएंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करा देंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें क्वेश्चन, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करें, पर्सनली मुझे सेंड करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है दिमाग में कि इस टॉपिक पर समझाया जाए तो वो टॉपिक भी मुझे बता दें। वैसे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने मिस किया हुआ हो, मतलब कि इसके लिए गवर्नमेंट हाउस में जो इंटर टेस्ट होगा मैथ का, आईक्यू वगैरह का, आईक्यू का तो नहीं, टॉपिक तो मैथ में ही होंगे, मैंने सारे टॉपिक कराए हुए हैं। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है मैंने, वहाँ पर भी आप जाके देख लें, सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको मिल जाएंगी एग्जाम्पल के साथ। चलें जी, इसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन किसी ने किया नंबर सीरीज़ 6, 9, 6, 16, 45, 120। समझ नहीं आ रही इसमें करना क्या है, बस इतना बोल के उन्होंने छोड़ दिया है। तो ये मुझे कमेंट किया था, पता नहीं क्या किया था, मैंने उस वक्त तो लिख लिया, लेकिन अब मेरी समझ नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया, अच्छा मैंने लिख लिया था क्योंकि वो कॉपी मेरे उस वक्त हाथ में थी और मैं कमेंट पढ़ रहा था। तो आप मुझे, अगर वो दोबारा सुन रहे थे, मुझे दोबारा यहाँ पर बता दें कि इस क्वेश्चन में करना क्या था। शायद ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखो कोई सीरीज़ नहीं बन रही ना, या फिर ये रेशियो वाला हो सकता है, या फिर 2/3 के फॉर्मूले से ये किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मुझे आप दोबारा ही सेंड कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, एज में प्रॉब्लम हो रही है, तो एज प्रॉब्लम क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने बस इतना बोला कि मुझे एज के प्रॉब्लम में क्वेश्चन हो रही है, नहीं, एज के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये नहीं बताया कि कौन से क्वेश्चन है, तो उसके लिए कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे पास भेजे हैं, बहुत से क्वेश्चन है एज के हैं, अभी उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच। अच्छा, इसको मैं सॉल्यूशन इसका करा देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका अगले पेज से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक ईंट बना लिया, मतलब एक ब्रिक बना लिया जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये जो 11.25 है ना, ये इसकी ये है, मतलब ये वाइड है, चौड़ी इतनी है, और ऊंची कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें इसी ब्रिक को यूज़ करके एक दीवार बनानी है, वो जो दीवार होगी वो हमारी होगी 8 सेंटीमीटर लेंथ, 6 सेंटीमीटर हाइट, 5 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर की लेंथ होगी उसकी, 8 मीटर लेंथ होगी। जो ऊँची होगी वो कितनी ऊँची होगी, 6 मीटर ऊँची होगी। और वो चौड़ी कितनी होगी, अब चौड़ापन से कैसे शो करूँ। अच्छा, चौड़ाई में होगी, यूँ कर देता हूँ, ठीक है, चौड़ाई में होगी 22.5 सेंटीमीटर है। ये मीटर ये सेंटीमीटर होगी, ठीक है जी। ऐसी हमने एक दीवार बनानी है। अगर हम गौर करें, ये जो इसकी चौड़ाई है ना, ये 2 ईंटों की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। एक ईंट की चौड़ाई कितनी है, 11.25, मगर यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई, दीवार की चौड़ाई होनी चाहिए 22.25 है, तो दीवार की चौड़ाई डबल है, ठीक है। इस बात को अपने जहन में रखें। अब मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। ये 8 मीटर है और ये क्या है, 25 सेंटीमीटर है कि एक है। 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 8 मीटर बराबर है, 800 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करा दो। 8 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 25 सेंटीमीटर के 800 में से कितने ईंटें निकल आएंगी, हम भी कितनी ईंटें निकल आएंगी, तो 800 को 25 से डिवाइड कर दो, अभी डिवाइड करके देते हैं। 800 डिवाइडेड बाई 25, 32 ईंटें निकलेंगी। 800 यहाँ से यहाँ तक ईंटें कितनी लगेंगी, 32 ईंटें लगेंगी। मुझे कैसे पता चला भाई, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 8 मीटर, और 8 मीटर होता है 800 सेंटीमीटर। मैंने सेंटीमीटर में क्यों चेंज किया है, क्योंकि मेरे पास जो ईंट है उसकी जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसीलिए सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर दिया है। अब ये क्या है, अब 800 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 800 सेंटीमीटर जगह बन गई। अब इस इतनी सी जगह में कितनी ईंटें लगेंगी, 32 ईंटें लगेंगी। कैसे पता चला, एक 25 सेंटीमीटर की है तो 800 से डिवाइड कर दिया तो 32 ईंटें लगेंगी। अब 600 वाली जगह में, मतलब ऊंचाई में कितनी ईंटें लगेंगी वो भी देख लेते हैं। यही 600 को कितने से डिवाइड करें, वो कितने से, 25 से डिवाइड करेंगे, और कितने से, 600 डिवाइडेड बाई 25, तो 24 ईंटें लगेंगी, ठीक है। एक लाइन में 25 ईंटें लगेंगी और इस एक लाइन में 24 ईंटें लगेंगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने, अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो, ये लंबाई हो गई और ये ऊंचाई होगी। अब इस दीवार की जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई डालनी है 22.5 सेंटीमीटर, मगर एक ईंट की जो चौड़ाई है वो है 11.25 सेंटीमीटर की। मतलब कि 2 ईंटें मिलकर दीवार की चौड़ाई बना लेंगे। मतलब कि देखो, ये एक ईंट है, इसकी जो लंबाई है 8 मीटर है और ऊंचाई है 6 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ाई है। मुझे इसके साथ एक और दीवार अटैच करनी है,
क्यों अटैच करनी है, मतलब एक और ईंट अटैच करनी है ताकि ये मेरी चौड़ाई, डिज़ायर चौड़ाई अचीव हो जाए, 22.5 सेंटीमीटर की मुझे मिल जाए। मतलब कि एक दीवार ऐसे बना दूंगा, फिर एक और उसके साथ दीवार खड़ी और कर दूंगा, 2 दीवारों की, एक डबल दीवार, एक सिंगल दीवार बन जाएगी 2 दीवारों की। तो उस दीवार में कितनी ईंटें आएंगी वो मुझे मालूम करनी है। देखो अब एक ईंट मैं यहाँ पर लगा दूँ 11.25 की, तो मेरे पास जो ये वाली आएगी, कितनी ईंट यहाँ पर लगेंगी, एक ईंट ही लगेगी 11, सॉरी यहाँ क्यों कर रहा हूँ, 11.25 है ना, तो हाँ बस 11 ये सेंटीमीटर था ना, हाँ 11.25 इतने, इस एरिया में कितनी दीवारें लगेंगी 11.25 में, एक दीवार लगेगी, एक लगेगी ना ईंट, एक बनाने के लिए एक लगेगी, ठीक है। ऐसे ही है ना भाई, इसकी चौड़ाई डालनी है तो चौड़ाई के लिए तो एक डालूंगा ना, 11.25 की एक डालूंगा, मगर मुझे 22.5 डाल रही है तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगा, लेकिन 2 मैं दूसरी दीवार के लिए डालूंगा, लेकिन मुझे अभी एक दीवार डालनी, एक दीवार बनानी। देखो एक दीवार मैं अलग बना लूँगा 11.5 सेंटीमीटर की, ये 11.5 थोड़ा कम है, सब मैं 11.5 बोल रहा हूँ, 11.5 सेंटीमीटर की एक दीवार बनाऊंगा, 11.5 सेंटीमीटर की दूसरी दीवार बनाऊंगा। जब दोनों को चिपका दूंगा तो वो बन जाएगी 22 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर की दीवार बन जाएगी, ठीक है। दोनों को चिपका दूंगा। अब इसमें जो ईंटें होंगी, इसमें जो ईंटें होंगी, दोनों को ऐड करके बता देंगे कितने होंगी। पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। हाँ भाई क्या है भाई, कितना आंसर है, 32 मल्टीप्लाई बाई 24, ये आ गया 768, ठीक है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 768 आ गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो होगा वो आंसर इतने ही देंगे, 1536 ईंटें आ जाएंगी, 1536 ईंटें रिक्वायर्ड होंगी, जो भी सवाल था उस जैसी एक दीवार बनाने के लिए, ठीक है। अगले देखें, इन्वर्ट डू द बर्ड फ्लाई, वो बोल रहा था इन्वर्ट डू द बर्ड फ्लाई, मैंने आंसर दिया हुआ भी एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। उसने बहुत कुछ को ना दूसरी चीज़ों के रिलेट कर दिया, मतलब कि हवा को बोल दिया है कि वो ब्लू है, हवा को बोल दिया पानी है, और पानी को बोल दिया है ब्लू है, ऐसा बात उसने हो रही थी। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो लाजमी जाके देखें, आईक्यू टेस्ट की है वो, उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्या चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो किसी को ये समझ नहीं आया था तो इसलिए मुझे उसने कमेंट किया। तो ये बोल रहे हैं उसने हवा, बर्ड वैसे परिंदे कहाँ उड़ते हैं, परिंदे हवा में उड़ते हैं, मगर उसने क्वेश्चन करने वाले ने बोल दिया था कि ये जो हवा है ना वो है नीली, और नीला क्या चीज़ है, पानी है, तो परिंदे कहाँ उड़ेंगे, परिंदे तो पानी में उड़ेंगे ना। क्यों, क्योंकि परिंदे उड़ने से हवा में, लेकिन हवा में उसको चेंज कर दिया भाई, उसने बोल दिया आज से हवा का नाम हवा नहीं, हवा का नाम नीला है। फिर कुछ देर के बाद उसने बोल दिया आज से हवा का नाम नीला नहीं है, हवा का नाम पानी है, तो परिंदे कहाँ उड़ेंगे, पानी में उड़ेंगे ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर पानी है। अब एक पाम ट्री, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पाम ट्री होता है खजूर का दरख्त, तो ये सबसे बड़ा होता है भाई। वहाँ पर 4 ऑप्शन थे, एक आम का था, एक कोकोनट का था, और एक किसी दूसरी ट्री था। वो सारे ट्री छोटे छोटे होते हैं, इतना बड़ा उसकी हाइट नहीं होती। पाम ट्री खजूर के दरख्त की सबसे ज़्यादा हाइट होती है, तो यही पूछ रहा था कि इसमें सबसे बड़ा दरख्त कौन सा है, तो हमने पाम ट्री बोल दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा घुमा के बोला था। एक और क्वेश्चन, 56 ऑफ वाई इज़ 182, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। 56 ऑफ वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 56% ऑफ वाई। इसको सॉल्व करते हैं। यार मैं दूसरा दिन है, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, ब्लू पेन लाता हूँ, काम ही नहीं करता, अजीब बात है। 56% लिखना था, अच्छा ख़त्म हो गया इसलिए काम नहीं करता। परसेंट यहाँ पर नहीं है लेकिन होता है भाई, ये परसेंट ही होता है। 56 ऑफ वाई इज़ 182, 56% ऑफ वाई इज़ 182। हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, परसेंट दिया गया है और गिवन दिया गया है, टोटल फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है परसेंट बराबर है गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट कितना है, 56 है, गिवन है 182, टोटल मालूम करने 100 से बाद में करते रहेंगे डिवाइड। टोटल यहाँ डिवाइड और वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ 56 ऐसे ही यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा। ये मैंने क्यों ऐसे इतनी जल्दी कर रहा हूँ, अरे कितनी दफ़ा समझाऊँ, ये समझाए हुए हैं टॉपिक, वीडियो पर चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, वहाँ पर जाके देखें ना यार, आप देखते ही नहीं है। इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 325 आंसर आया है, तो 325 टोटल वैल्यू थी, ठीक है। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अभी तो मोबाइल में भी क्वेश्चन है, वो भी नहीं, इफ़ प्लस मीन्स, हाँ तो ये क्या चीज़ था, ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये इफ़ प्लस मीन्स है क्या। या तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, या फिर वो क्वेश्चन वाला कुछ और पूछना चाह रहा था जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इतना सा क्वेश्चन है इफ़ प्लस मीन्स, इसमें ऑप्शन भी थे, वो मैं लिखना भूल गया, और किसने मुझे सेंड किया था, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये क्या है, ठीक है। आप गूगल करें, कुछ भी करें, इसको समझने की कोशिश करें, समझ आ जाए तो मुझे भी बता दें, ठीक है, मेरा भी भला हो जाएगा। चलें अब हम उन क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जो वो है, क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजे हैं मुझे, वो ये है क्वेश्चन। पहले ये सैलानी वाले पास सॉल्व कर लेते हैं, पास्ट पेपर, ये बहुत डार्क है। क्या है, कंपेयर द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, वन मूविंग, एक मिनट,
compare the speed of two trains, one moving at a speed of 80 km/h and the other at 10 मीटर/सेकेंड। एक चल रही है 80 किलोमीटर पर, कंपेयर करना है मतलब रेशो निकालना है। एक चल रही है 80 km/h और दूसरी चल रही है 10 मीटर/सेकेंड। इनका कंपैरिजन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इनका यूनिट सेम ना हो। ये km/h में और ये मीटर/सेकेंड में, दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। इसी में रहने देते हैं, इसका यूनिट सेम कर देते हैं, इसका मीटर/सेकेंड में ले आते हैं। मीटर/सेकेंड में लाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, के का मतलब होता है 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर ऐसे ही रहेंगे। और आवर्स, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। नीचे ऐसे लिखेंगे, आगे चलते रहेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अरे गिन लो ना, एक घंटा बैठो और जितने सेकंड हो गिनते रहो, 1 2 3 4 गिनते रहो, 3600 हो जाएंगे। मतलब 3600 सेकंड गिनने के लिए क्या 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए। ठीक है, अरे कैलकुलेटर है ना यार, मल्टीप्लाई कराओ, कैलकुलेटर जिंदाबाद। किसको किससे करेंगे, 80, तो इसको डिवाइड किया तो आंसर आ गया 22.2 और यहाँ पर तो 10 पहले से लिखा हुआ था। अब इनका यूनिट सेम हो गया। देखो ये भी मीटर/सेकेंड में आया हुआ है, ये मीटर/सेकेंड ही है और यहाँ पर भी मीटर/सेकेंड चल रहा है। यहाँ मैंने नहीं लिखा, वो अलग बात है, दोनों का यूनिट सेम है ना, बस ठीक है। अब इनको कंपेयर कराया जा सकता है। क्या ये एक ही टेबल में से कट रहे हैं? बिल्कुल नहीं कट रहे, वो पॉइंट में नहीं है, तो एक ही टेबल से पूरे नहीं कटेंगे। अगर यही बुक में आंसर, यहाँ पर आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज कुछ और होगा। देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो नॉन ऑफ दिस इसका राइट आंसर मतलब बी। ठीक है, ये है ही नहीं ना, तो ये इसका यही आंसर है। कंपेयर इसी तरह से करना था। आगे बढ़ते हैं। यार ब्राइटनेस मेरी फुल है भाई, अच्छा नहीं है फुल, वैसे इसका भी कोई कसूर है नहीं यार, मेरा ही कसूर था, चलो ठीक है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन 40% ऑफ द एम्प्लॉयज आर matriculate, 50% of remaining are graduate and remaining 180 are post graduate. How many employees are graduate? अच्छा, 50% of the remaining are graduates, remaining 180 are post graduates। देखो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। वो हमें बोल रहा है कि आप ये बताओ हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ आर ग्रेजुएट। वो बता तो रहा है 50% रिमेनिंग आर ग्रेजुएट, 50% ग्रेजुएट हैं। फिर भी वो पूछ रहे हैं कि बताओ कितने ग्रेजुएट हैं। परसेंटेज में बोल रहे, तादाद पूछ रहे कितने हैं, 180 360 240 300, कितने ग्रेजुएट हैं, तादाद बताओ। परसेंटेज तो उसने बता दी है, तो ये कैसे बताएं? ये 50% कितने हमें मालूम करना है। ये देखो यहाँ पर उसने एक हिंट दे दी है, 180 आर पोस्ट ग्रेजुएट, 180 पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, 40% मैट्रिक किया हुआ है, 50% ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो इसका मतलब 90% तो हो गए। रिमेनिंग 180, ये कितने होंगे? ये 10% होंगे ना, ऐसी बात है। देखो 90% तो हो गए, 90 में से 50% ग्रेजुएट हैं, 40% मैट्रिकुलेशन है। 180 जो है ना उसने ग्रेजुएट हैं, रिमेनिंग आर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 180 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन 180 कितने परसेंट होगा? 10% होगा। मुझे कैसे पता चला? अरे 40 हो गया, 50 हो गया, तो बाकी 10 ही बचेगा ना 100 में से। 40 50 90 और 1 10, 90 और 10 100 है ना। तो ये जो 180 है ना वो 10% है। अगर किसी को ये चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं उसे समझा दूंगा, या फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक दफ़ा दोबारा देख ले। यार वीडियो को पीछे करके देख ले, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है यार मुझे थोड़ा सा, मैं मतलब बिजी होता हूँ, आपको जवाब लेट दे दूँ तो मसला हो जाएगा। तो आप वीडियो को पीछे करिए, ज़रूर समझो यार। ये देखो ये 180 10% है। अगर 180 10% है तो टोटल कितना होगा, मतलब 100% कितने होंगे, अभी देख लेते हैं। 180 इज़ 10%, मतलब परसेंटेज कितनी है, 10 दी हुई है, और टोटल मतलब टी है 180 है, तो गिवन बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? अरे गिवन 180 है, गिवन है, टोटल बताना है कितने होंगे, ऐसे ही ना। 10% 180 है तो टोटल बताओ कितने होंगे। हाँ सही है, परसेंट इज इक्वल टू गिवन अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। किसी ने परसेंटेज वाली वीडियो नहीं देखी ना, लाजमी जाके देखें, ये सवाल बहुत आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख लो। टोटल मालूम करना है ना, टोटल यहाँ आएगा, जी के नीचे परसेंट चला जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई रहेगा। गिवन है 180 182, अरे 180 है यार, परसेंट है 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 से 0 कट गया, 180 को 10 से मल्टीप्लाई कराओगे 1800। टोटल स्टूडेंट थे और नहीं, टोटल एम्प्लॉयज़ थे 1800। ठीक है, 1800 में से 40%, अरे छोड़ो ना यार, हाँ चलो देख लेते हैं। 40% कितने हैं, 40% और एम्प्लॉयज़। अब 1800 में से 40% कितने होते हैं? अच्छा, तो ये आ गया टोटल हमारे पास 1800 एम्प्लॉयर आ गए। कैसे मैंने निकाला, क्योंकि 10% दिया हुआ था,
180 हैं तो 100% 1800 ही होंगे ना। हाँ 100% 1800 ही होंगे, ऐसे ही है ना। हाँ 1800 होंगे, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं 50% जो है ना वो ग्रेजुएट हैं, तो 1800 का 50% कितना बन रहा है, 1800 का आधा 900 बन रहा है। 900 क्या होंगे, मुलाजिम जो होंगे वो उन्होंने क्या किया होगा, वो क्या होगा, ग्रेजुएशन की हुई होगी, मतलब ग्रेजुएट होंगे। लेकिन 900 तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब समझे कुछ, इसका मतलब समझे हमने, मुझे लगता है कि कोई मिस्टेक की है क्या। अगर आपको लगता है कि हमने मिस्टेक की है तो यार मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पर 900 ऑप्शन नहीं है। देखें ऑप्शन क्या, 180, 240, 360, 300। लगता है शायद हमने कोई मिस्टेक की होगी। नहीं यार मिस्टेक नहीं लगता हमने मिस्टेक की, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है कोई, ठीक है। इसका आंसर 900 है। आगे बढ़ जाएं। द हाइट ऑफ द कोन इज़ डबल, द हाइट ऑफ द कोन इज़ डबल, कोई मिट क्यों नहीं रहा। द हाइट ऑफ द कोन इज़ डबल देन इट्स वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड बाय। अगर बोल रहा है हाइट ऑफ द कोन इज़ डबल कर दी जाए, हाइट डबल कर दी जाए एक कोन की, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज, कितना इंक्रीज होगा अभी देख लेते हैं। एक कोन है, एक अपनी मर्जी से एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। जिसकी एक कोन है, ऐसे कोन होती है ना, इसका जो रेडियस है वो हम मान लेते हैं 2 है, यहाँ से बी सेंटर से कोने तक रेडियस होता है ना। इसकी जो हाइट है वो हम मान लेते हैं वो 6 है। आगे क्या होता है, बस इतना ही कुछ होता है, रेडियस और हाइट ही होती है। इसका वॉल्यूम कितना होगा बाद में नहीं, चलो पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h/3, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, किसका, कोन के वॉल्यूम का। अब मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में था इफ़ द हाइट ऑफ कोन इज़ डबल, हाइट डबल हो जाए, अगर हाइट डबल हो गई तो वॉल्यूम क्या होगा, मतलब 6 है, 6 से 12 हो गई, ठीक है। इंच सेंटीमीटर मीटर कुछ भी आप रख लो, हाइट की जगह मैं 12 लिखूंगा, यहाँ पर कितना लिखूंगा, अच्छा मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, पाई r स्क्वायर, रेडियस 2 है तो 4 हो जाएगा, ऐसे ही है ना। r का स्क्वायर, रेडियस कितना है, रेडियस 2 है तो मैंने 4 कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाइट कितनी, 6 है, 6/3 कितनी होगी, 2 हो गई, चलो 6/3 ही लिखते हैं, 6/3, ठीक है। अब देखो, अब एक ये है जिसकी हाइट मैंने डबल कर दी है, सेम इसी को लिखूंगा यहाँ पर, पाई मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 की जगह लिखूंगा 12/3, सही है। अब इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, दोनों में देखते हैं फ़र्क क्या आता है। जब इसका सॉल्यूशन किया मैंने, इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 25.13। जब इसको सोल्व किया तो आंसर आ गया 50.26, इशारिया होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। मैंने एक दफ़ा, मैं एक फिर से बता दूँ ये मैंने किया क्या है। मैंने ऐसे ही एक कोन बनाई, अपनी तरफ से कोन बनाई जिसका रेडियस मैंने रख दिया 2 है और हाइट रख दी 6 है। एक दूसरी कोन बनाई जिसका रेडियस तो 2 ही रखा मैंने, रेडियस सेम है ना, लेकिन हाइट डबल कर दी, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना अगर हाइट डबल कर दो तो क्या फ़र्क पड़ता है उसके वॉल्यूम में। तो देखो जब इसका वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा आपको लाजमी, क्योंकि अब ये सैलानी वालों ने पास पेपर में अपना दिया है, तो हो सकता है कि गवर्नर सिंध में भी सैलानी वालों का ही कुछ फॉर्मूले से मतलब क्वेश्चन वगैरह आ जाएँ, तो हो सकता है ऐसा, इसे आप याद रख लें, मैथ है कुछ भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर h/3। इस फॉर्मूले में r और h की वैल्यू डाली जाती है, r 2 है और h 6 है, मैंने वैल्यू डाल दी, तो इसको सोल्व किया 13 आ गया। अब क्या किया मैंने, हाइट डबल कर दिया, हाइट डबल कर दी तो आंसर ये आ गया। अब इन आंसर में आपको फ़र्क पता चल रहा है, जितना ये है उसका डबल ये है। देखो 25 का डबल 50 होता है, 13 का डबल 26 होता है, मतलब इसका डबल ये है, तो आंसर में फ़र्क कितना आया, 100% फ़र्क आया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन था 100% वाला वो राइट आंसर है, ये है इंक्रीज बाय 100%, तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। आगे क्या है, फिल इन द ब्लैंक, AMNBOPC, ये क्या बोल रहा है, MN के बाद B आ रहा है, OP के बाद C आ रहा है, NOP। अच्छा सीरीज़ को देखें तो इसका क्या आना चाहिए, देखो A के बाद 2 लेटर छोड़कर जो आना चाहिए वो आ रहा है। A के बाद आता क्या है, A के बाद B आता है, लेकिन B आ कब रहा है, 2 लेटर छोड़कर आ रहा है। अच्छा ठीक है, B के बाद क्या आता है, B के बाद आता है C, लेकिन C भी 2 लेटर छोड़कर आ रहा है, ठीक है। C के बाद क्या आएगा, C के बाद आएगा D, लेकिन D भी 2 लेटर छोड़कर आएगा। वही 2 लेटर यहाँ पर लिखने हैं हमने, कौन से 2 लेटर आएंगे, नहीं एक एक लेटर लिखना है। मतलब इसके बाद क्या आएगा, देखो पहले M आया, फिर O आया, MN, फिर OP, फिर Q आएगा ना यहाँ पर, Q राइट आंसर है। देखो ना ये बीच वालों की सीरीज़ देखो, मैं बीच वालों को देख रहा हूँ, इन दो को और इन दो को, MNOPQ, यहाँ पर Q आएगा उसके बाद R आएगा, तो Q इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या करना है,
ये मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टार डालना वो भूल गए, ठीक है। जैसे ये स्टार डाला हुआ है ना, उसने यहाँ पर भी स्टार डालना है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर करना है। मैं करा देता हूँ यार, मैं खुद करा देता हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को जब 242 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर क्या क्या मैं सब कुछ करा देता हूँ आपको। भाई इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं कि क्या आएगा। मैंने अपनी तरफ से तो मल्टीप्लाई लगा दिया है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो इसका आंसर इतना बड़ा आ रहा है, सिर्फ इसी का ही आंसर इतना बड़ा है। उसके बाद ये दो भी मल्टीप्लाई होंगे, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो इसका आंसर है। तो मतलब ये क्या होगा, यहाँ पर पता नहीं कौन सा साइन है, उन्होंने साइन नहीं दिया, और यहाँ भी बीच में साइन उन्होंने नहीं दिया, कौन सा साइन आना है, तो ये उनको देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, 396 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 19, ये किस तरीके से होगा, 396 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 19। सबसे पहले नीचे वालों को सॉल्व कर लो। 396 अपॉन 11 और 19 कितने होते हैं, 30 होते हैं। इसको सॉल्व करो, 396 को 30 से डिवाइड कर दो, अभी करके देखते हैं। ये 396 डिवाइडेड बाय 30, क्या आंसर आएगा, 13.2। 13.2 ऑप्शन था, 13 नहीं 30 होगा, 13 ही है यार। ये क्या कहाँ गया, अच्छा हाँ ये रहा, सी राइट आंसर है, ठीक है। 13.2, 13.2 आंसर आ गया। अगला देखो, ये सीधी सीधी मैथ है भाई, इसको भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, 84 को किससे डिवाइड करो, 84 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 821 डिवाइडेड बाय, अच्छा 21 की बात है, ये क्या बोल रहा है। चलो हम इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो ये है ना 63.84 अपॉन एक्स, मैं इसको एक्स मान लूँ, 63.84 डिवाइडेड बाय एक्स बराबर है 21, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, x यहाँ डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 से, और 21 x की जगह पर आ जाएगा, क्योंकि मुझे x को अलग भी करना है। 21 यहाँ आ गया और x उसकी जगह पर चला गया। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3.04, और x की वैल्यू है 3.04, ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जामिनेशन आ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड loses 1 marks for every wrong answer if he attempt 75 question and secured 125 the number of question he attempt correctly। ये बोल रहा है कि एक बच्चे ने 75 क्वेश्चन दिए, टोटल क्वेश्चन है 75 हैं, उसने नंबर हासिल किए हैं, दो टोटल नंबर उसके हैं, टोटल हैं 125 नंबर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है राइट आंसर के, मैं राइट को आर लिख दूँ दोनों, राइट आंसर के उसको 4 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग आंसर का 1 नंबर, 4 प्लस होंगे और 1 माइनस होगा, ठीक है। अगर वो एक सवाल करता है और एक सवाल सही करता है तो उसको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर 2 करता है सवाल, एक सवाल सही होता है और दूसरा सवाल गलत होता है, तो उसको 4 नंबर सही के मिलेंगे, और जो गलत करते हैं उसका 1 नंबर कटेगा, मतलब उसके 3 नंबर हो गए। 2 सवाल में से एक सही एक गलत, तो 3 नंबर उसको मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये कुछ सिचुएशन है, हम इसको कुछ भी नहीं करते, ऑप्शन से ही इसको देखना से शुरू करते हैं। देखो 35 है, अगर वो 35, वो बोल रहा है कि उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट अटैम्प्ट किए, मतलब सही कितने किए। अगर 35 वो सही कर दे तो उसको टोटल कितने नंबर मिलेंगे, 35 को, क्योंकि एक नंबर 4 का है, एक सवाल 4 नंबर का है, तो 35 के 140 होगा। इफ़ 35 राइट आंसर देन ही विल सिक्योर्ड 140 मार्क्स। अगर 35 सवाल वो कर लेगा ना, सही करेगा, तो 140 नंबर ले लेगा। लेकिन अगर 35 सही करेगा तो 40 गलत भी तो करेगा, तो 140 में से 40 नंबर माइनस भी होंगे, जो आंसर बचेगा 100, ये उसके सिक्योर्ड मार्क्स होंगे। मगर हमें तो सिक्योर्ड 125 करवाने हैं, तो 35 ऑप्शन सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, 40 को देख लेते हैं, ठीक है। 40 देख लेते हैं, टाइम शॉर्ट है वरना सब देखते हैं, डायरेक्ट 40 देख लेते हैं। अगर वो 40 अटैम्प्ट सही करें, हमने ऐसे ही ऑप्शन में से ढूंढ रहे हैं हम, ठीक है। 40 सही कर रहा है तो उसको नंबर कितने आएंगे, 1 के 4 हैं तो 160 हो जाएंगे। 40 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो ना, तो 160 नंबर उसको मिलेंगे सही करने पर। मगर 40 सही करेगा तो 35 गलत भी तो करेगा, तो 160 में से 35 माइनस भी होंगे। जब 165 में से 35 निकालोगे तो 125 उसके सिक्योर्ड मार्क्स बचेंगे, जो कि उसके बराबर हैं। तो इसका मतलब समझे, 40 वो सही करेगा, 35 गलत करेगा, जब भी उसके 125 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, और सिलानी का ये जो पास्ट पेपर था कंप्लीट हुआ। ये मैथ का सेक्शन में से आया था, बाकी नहीं। अच्छा एक और पेपर भी है, वो हम बाद में करेंगे, पूरा पेपर है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको बाद में करेंगे। ये कर लेते हैं, देखें जी, ये एक क्वेश्चन है, मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखो,
ये ऊपर देख रहे हैं, प्रीजी इज इक्वल टू अपोजी, प्री हेलियन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। पता नहीं कहाँ से ये मतलब ऐसे इतने मुश्किल क्वेश्चन कैसे आ गए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं इसका मतलब बता देता हूँ। देखो आंसर तो लिखा हुआ है लेकिन मैं मतलब बता देता हूँ, आप खुद भी इसको गूगल कर सकते थे। ये प्रीजी होता है हमारे प्लैनेट का सबसे ज़्यादा वाला करीब पॉइंट। हमारा जो प्लैनेट है, हमारा प्लैनेट ये जो अर्थ है, एक अर्थ है, ठीक है, ये प्लैनेट है हमारा, इसके सबसे करीब वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? अर्थ के जो सबसे करीब हो उसे कहते हैं प्रीजी, और इसके सबसे दूर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं? अपोजी कहते हैं। इसको मैं नाम पी लिख देता हूँ और इसका नाम ए लिख देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब उसने वो बोल रहे हैं, नीचे बोल रहे हैं प्रीहिलियन, क्या बोल रहे हैं? पेरीहिलियन। पेरीहिलियन के सामने क्या होगा? पेरीहिलियन का अपोजिट क्या होगा? पेरीहिलियन होता है हमारे प्लैनेट की बात चल रही है, ये प्लैनेट है। अब वो बात करते हैं सन की, सूरज होता है, सूरज के जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं पेरीहिलियन, और सूरज के जो सबसे करीब वाला पॉइंट होता है उसे कहते हैं एफिलियन। देखो जी, ये है एफिलियन, इसीलिए इसका राइट आंसर ए है। तो मतलब राइट आंसर, करेक्ट आंसर ए पर सेलेक्ट किया गया है, 1 है एफिलियन, ठीक है। बात समझ आ गई? तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन था और मैंने इसको आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा है? आगे है क्या? ये जिस स्टूडेंट ने मुझे दिए हैं ना, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आए। इन क्वेश्चन को आप रहने दें, बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन है, ठीक है, अजीबोगरीब क्वेश्चन है। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा ढंग का लग रहा है, ये क्वेश्चन आया भी था पहले। ये है म्यूज़िक कंपोज डिवाइस क्या होता है? अच्छा, म्यूज़िक, अगर म्यूज़िक कंपोज है तो डिवाइस बताओ क्या चीज़ होती है? म्यूज़िक को कंपोज ही किया जाता है, मतलब कि म्यूज़िक को तहरीर किया जाता है, म्यूज़िक लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं? वो अपने सिंबल नहीं देखे, वो जो कार्टून में बने हुए होते हैं, कार्टून में तो नहीं, ऐसे कुछ सिंबल बने होते हैं ना? नहीं, ऐसे तो नहीं होते, ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, और ऐसे। इस मेरे ख्याल से मैं चाइनीज़ लिख रहा हूँ, हाँ चाइनीज़ ही लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसे म्यूज़िक के भी होते हैं यार। वो वायलिन होता है, गिटार होता है, पियानो होता है, क्या होता है वो जैसे रखा होता है नीचे, यूँ बजाते हैं। तो वो दिल वाले दुल्हनिया में शाहरुख खान बजाता है ना, बजाता है, उसमें तो गिटार बजाता है। अरे किसी फिल्म में शाहरुख खान बजाता है यार, ऐसे बजा रहा होता है, वो क्या होता है, बड़ा सा होता है। वो गाना नहीं है, वो आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, उस गाने में जो वो बजा रहा होता है, वो होता क्या यार? वो जो भी होता है ना, उसको बजाने के लिए आगे किताब रखते हैं, किताब में वो म्यूज़िक कंपोज किया हुआ होता है, मतलब लिखा हुआ होता है, सामने ही किताब होती है, यूँ लिखा होता है, उसको देख देख के बजाते रहते हैं। और वो बस बड़ा टाइट म्यूज़िक है यार, आज वो गाना भी मैं सुनता हूँ ये सुन के, ये पढ़ना बना के वीडियो। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था कि मकसद ऐप से तैयारी करो। अरे मैंने तो वो कर दी, प्रमोशन कर दिया मकसद ऐप का। अच्छा, अब क्या है म्यूज़िक कंपोजर? डिवाइस क्या होती है? डिवाइस इन्वेंट की जाती है। आप बोलोगे कि ये तो ऑप्शन आंसर देख के बता रहा हूँ। अरे हाँ, आंसर देख के ही बताया मैंने, मुझे खुद कहाँ पता था। अरे भाई, डिवाइस काम नहीं करते, यूज़ डिवाइस का यूज़ नहीं होता, तो यूज़ किसका होता है? डिवाइस का ही होता है। मैं यूज़ के बारे में आपको बता दें। यूज़, हम डिवाइस को यूज़ नहीं करते, डिवाइस से यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में क्या है? मोबाइल है, मैं मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहा, मोबाइल के अंदर कुछ जाके मैं यूज़ कर रहा हूँ। मोबाइल, अब मैं पेन को यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ? पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो ये मैं डायरेक्ट पेन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मोबाइल को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मोबाइल से क्या कर रहा हूँ मैं? कुछ यूँ यूँ घुमा रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी डिवाइस है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ अंदर के सिस्टम को कर रहा हूँ। हम यूँ बोलते हैं आई यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, ये तो हकीकत ही है। तो यूज़ इसलिए यहाँ नहीं आएगा, डिवाइस को यूज़ नहीं किया जाता, डिवाइस के अंदर वाली चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किस काम आता है? मैंने आपको पेन की एग्जांपल दे दी। क्रिएट मतलब बनाना, तो डिवाइस को बनाया भी तो जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर क्रिएट लिख देंगे तो क्रिएट का ऐसा मतलब है किसी, हमें क्रिएट उस वक्त यूज़ होता है जब वो चीज़ दुनिया में हो और हम उसे दोबारा बना दें, तो उससे तो हम कहते हैं क्रिएट। इन्वेंट होता है जो हो ही ना, हम उसे बनाएं। डिवाइस इसीलिए बनाई जाती है कि वो पहले नहीं होती, दुनिया भर ऐसी डिवाइसें बनाई जाती हैं। तो अब जो डिवाइस बन रही है उसका क्या करें, जो बन चुकी है उसका क्या करें? वो डिवाइस बनती नहीं, वो क्रिएट होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट क्या होती है? कंस्ट्रक्शन करना, किसी घर को बनाना, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बनाए जाते हैं। तो डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं होती यार, इन्वेंट होती है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यार, आगे बस ये क्वेश्चन छोड़ दो भाई, ये नहीं आएंगे क्वेश्चन, इतने ज़्यादा इन्होंने दिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, मेरे तो एक सर में दर्द हो रहा है। अच्छा ये देखो, एक फिर से सैलानी वाला आ गया, ये भी पेपर करेंगे सॉल्व। आगे क्या है यार? एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। सर में दर्द हो गया यार, एक तो इतनी टेंशन है, ऊपर से वीडियो मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, ठीक है, यहीं पर बना के ख़त्म करते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद वीडियो खत्म हुई। यार मैंने एक चीज़ आपको बताना भूल गया। क्या बताना भूल गया? यार आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते।
मैं आपको अगर आपके बताऊँ ना कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं, देख के भाग जाते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप हैरान हो जाओगे यार। 92% वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही चले जाते हैं। 92% यार, इतना बड़ा तो मार्जिन नहीं रखो ना यार। वीडियो देख रहे हो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो एक, ठीक है। अच्छा, तो क्या बोल रहा था वो, मैंने एक सवाल कराया था, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला एक बंदा है यूँ 10 किलोमीटर चलता है। यार ये मैंने बहुत दफ़ा कराया, बस ये देखो यहीं कराया हुआ होगा, ये रहा, ये चक्कर बना हुआ है, साउथ की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट है, ये सब कुछ कराया हुआ है, ये यार यही कराया हुआ है, ये रहा। ये वो सवाल है, इसी सवाल को दोबारा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। पिछली वीडियो देखो यार, आप वीडियो नहीं देखते। यूँ 10 किलोमीटर गया है, यूँ 4 किलोमीटर गया है और यूँ 7 किलोमीटर गया है। अब यूँ नहीं लिखा हुआ होगा वहाँ पर, सोर्स नॉर्थ ईस्ट वगैरह लिखा हुआ होगा, ये मैं सब कुछ आपको पहले बता चुका हूँ। अब वो बोल रहा है जहाँ से चला है और जहाँ रुका है इन दोनों के दरमियान का फासला बताओ, तो हम यू लाइन खींच लेते हैं ना, ठीक है। लाइन टेढ़ी होगी, मसला नहीं है, लेकिन खींच लेते हैं। अच्छा, मैंने एक ऐसे भी लाइन खींच ली, ऐसे ही इसको ट्रायंगल बना दिया। ट्रायंगल क्यों बनाया? क्योंकि पाइथागोरस फॉर्मूला मुझे लगाना है। क्यों लगाना है? ये मेरी बेस हो जाएगी और ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताओ कितना है। मैं बोलूँ 3 किलोमीटर है तो मसला तो नहीं है, 3 किलोमीटर ही है यार। कैसे? टोटल 10 है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये 3 ही होगा ना यार। इतना 10 है और इतना 7 है, मतलब इतना 7 है, इतना 7 है ना, ये देखो ना, ये वाला 7 है तो ये भी 7 होगा ना, ये 7 है तो ये कितना है? 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है। एक फॉर्मूला होता है h बराबर है √b² प्लस p²। ये बेस होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ये जो तिरछी लाइन होती है ना, ये हाइपोटेनस होती है, मतलब h होती है, ठीक है। अब h निकालना है तो अंडर रूट में p, b कितना है? b 4 है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 4 है। अरे ये है ना, ये 4 है, यही 4, ये भी तो है, 4 है। 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंदर आएगा √25। h किसके बराबर हो गया? √25 के बराबर हो गया। जब √25 कैलकुलेटर में प्रेस करो ना, 25 लिखो, फिर छोटा कैलकुलेटर आपके पास होगा, 25 लिखो, उसके बाद रूट दबा दो तो आंसर आ जाएगा 5। क्या आंसर आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट ने मुझे यही भेजा है डायरेक्शन वाले, तो उनके लिए मेरी एक सलाह ये होगी कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो 2 वीडियो देख लें। उन 2 वीडियो में मैंने डायरेक्शन को सॉल्व कराया हुआ है। एक और सवाल मैं आपको करा देता हूँ जो मुझे जहन में आ गया है यार। इसकी और बहुत से क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगा इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन है एज का, ठीक है। मैं एज का आपको बता देता हूँ। एक भाई है, वो अपनी बहन से 2 गुना छोटा है, मतलब उस भाई है 5 साल का, उसकी बहन है 10 साल की, ठीक है। अब बताओ, ये भाई है और ये बहन है, अरे दोनों का बीबी हो गया, चलो ये भाई है और ये सिस्टर है, ठीक है, BS हो गया। एक भाई एक सिस्टर, भाई 5 साल का है, सिस्टर 10 साल। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जब वर्डिंग आएगी उसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ होगा, आप उस तरीके से सोचना, ज़रूर सोचना, बहुत काम आएगा। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से ही होगा ये सवाल, जो आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं होगा। और मुझे कैसे पता कि आप क्या सोच रहे हो? यार मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। देखो 5 साल, जब भाई है 5 साल का तो उसकी बहन 10 साल की है, तो बताओ जब उसका भाई 10 साल का होगा तो उसकी बहन कितने साल की होगी? 20 साल की होगी। यही सोच रहे होगे, अरे 15 साल की होगी यार। क्यों? ये 5 साल का है, 10 साल का कितने साल बाद होगा? 5 साल जब गुजरेंगे तो ये भाई 10 साल का हो जाएगा, तो बहन 15 की हो जाएगी ना यार, डबल थोड़ी होगी। ये क्वेश्चन भेजा हुआ था किसी ने मेरे पास, यही सेम क्वेश्चन था, इंग्लिश में था, मैंने उसका खुलासा यहाँ पर मुख्तसर बयान कर दिया है, ठीक है जी। इस तरीके से यार कर लिया करो, सही है। और वो रिश्तेदारों वाले होते हैं, उसकी माँ, उसकी बहन, भतीजे की, फूफो की बेटी की, मामी की, नानी, पता नहीं क्या होता है, वो आप खुद कंपेयर खुद से करें, मतलब खुद बन जाए। जो वो बनना है ना, मुद्दा होता है, मुद्दई जो बोल रहा होता है वो खुद बन जाए और अपने रिश्तेदारों से कंपैरिजन करने लग जाए। अच्छा, वो बोल रहे हैं मेरी माँ, मेरे बाप की माँ की बहन, मतलब मेरा बाप है, उसकी जो माँ है, मेरी दादी हो गई, उसकी बहन है, मेरी क्या हो गई? खैर ये मुझे भी नहीं पता यार। नहीं, दादी की बहन क्या होती है? दादी होती है, दूर की दादी होती है। चलो यार ये समझ लेना, ठीक है। वैसे बहुत मुश्किल है, वैसे रिश्तेदारों में पढ़ना नहीं, रिश्तेदार भारी पड़ जाते हैं। चलें ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। किसकी होगी वीडियो? इंशाल्लाह मैथ की होगी या फिर इंग्लिश की होगी या फिर इन दोनों की होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।